Am I audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, let's start the today's class. आज हम लोग देखें एक्सरसाइज हमारा केवल डिटर्मिनेंट में 4.6 बाकी रह गया था, आपको याद है ना? वी हैव डन टिल एक्सरसाइज 4.5, करेक्ट? तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए। अगर कल का हम लोग रिकॉल करते हैं तो ध्यान रखना, रिकॉल करने में पहली बात यह है कि इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम पहले लिखा चुके हैं, such that determinant of A is equal to 0, then matrix is known as सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा? जीरो। 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 यानी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं और अगर वो जीरो हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर अगर सेम कंडीशन के साथ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन ए इज नोन एज, यानी ए माने मैट्रिक्स, ए इज नोन एज, ए इज नोन एज, सॉरी, ए इज नोन एज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। तो सब बच्चे बताइए, अगर हम पुराना रिकॉल करें जो हम लोग पहले पढ़े थे वेकेशंस से पहले, आप सभी बच्चों को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अच्छे से क्लियर हो गया है? Yes, sir. हाँ, इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एंड इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। और देखिएगा, जब नॉन सिंगुलर होता है तो इसी केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बताइए, इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले जरूरी शर्त क्या है? कि उसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, बाकी लोग भी जरा माइक ऑन करके और बोलने की हिम्मत करें, है ना? तीसरी बात यह है कि जब ए इनवर्स निकाल लेते हैं तो बताइए, कल हमने आपको ए इनवर्स निकालने का तरीका बताया था, क्या बताया था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है कैसे निकालते हैं? वही माइनर्स और कोफैक्टर्स, है ना? तो सारे Yes. एलिमेंट के माइनर्स निकाले जाएंगे, कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे, फिर कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनेगी। जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमको एडजॉइंट मिलेगा, और उसमें अगर हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बाकी लोग बोलते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया जो हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में हमें पहले से मालूम होना चाहिए। अब देखिए, सॉल्यूशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर उसमें सिस्टम कैसे बनता है, फिर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन ही निकालना ही, और आपके यहाँ ध्यान रखेंगे, लॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन कन्फर्म है लॉन्ग आंसर टाइप का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इज कन्फर्म, कन्फर्म। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अनुज, मनस्वी, नीलाक्षी, Yes, पौने, sir. प्रगति? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ठीक ठीक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बेटा ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे वेरिएबल की पावर वन हो। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे दिया गया है, a1x प्लस b1y
प्लस C1Z इज इक्वल टू D1। बताइए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है बेटा? क्योंकि देखो वेरिएबल यहाँ पे x है, y है, z है और सभी की पावर में क्या है 1। दैट इज वाई इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यानी ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो Yes, इसी sir. में हम एक और लिख दें, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। बेटा ध्यान रखना, जहां भी जैसे आप क्लास में बैठते हो, अगर सिंगल बच्चा बैठा है और उसके बगल में 2-3 बच्चे और आके बैठ जाएं, तो जहां भी लोग एक से ज़्यादा हो जाते हैं वो सिस्टम बन जाता है। यानी पहले को तो हम इक्वेशन कह सकते थे, लेकिन अब इस पूरे दोनों को मिला करके हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर ऐसे लिखा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, तो ये पूरा कहलाएगा। अब आगे हम यही वर्ड लगा दे रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. एक एग्जांपल हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे सिस्टम लिख के, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9 और x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा कहलाएगा, ये पूरे तीनों को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो ये कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। बेटा सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. तो ये देखिए डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे a1 का काम कौन कर रहा है 2, b1 का काम कौन कर रहा है 3, c1 क्या हो गया 4 और d1 कौन बच्चा बताएगा? 7. ऐसे बताओ a2 कितना हो गया, 4. b2 कितना हो गया, -3. c2 हो गया -5, d2 हो गया। तो यानी 9. अगर हम यहाँ पे कहें तो सारे कॉफी यहाँ पे ये बताइए a3 कितना होगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, 1 1 1 और d3 आपका ये हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ध्यान रखेंगे, एक इसी में कंडीशन बता दे रहे, अगर मान लीजिए d1 या d2 या d3 अगर ये 0 हो जाए, इसका मतलब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0। यानी एक एग्जांपल अगर हम लिखें, जैसे लिखें 4x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे d1 d2 d3 सारे 0 हैं कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे में बेटा ये कहलाएगा, देन सिस्टम इज नोन एज homogeneous सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन बच्चा होमोजीनियस समझ गया बताओ? अगर ये सारे राइट साइड वाले 0 हो जाए, d1 d2 d3, if all these constants becomes 0, then the whole system is converted into the homogeneous system of, देखिए homogeneous system of equations। इसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो आपको और अदरवाइज क्या होगा बेटा, जो होमोजीनियस नहीं होता है, बोलो,
जो होमोजीनियस नहीं होता उसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। हाँ, स्पेशली आप लोगों को जो पढ़ना है वो नॉन होमोजीनियस पढ़ना। बताइए सब बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार हम और Yes, पूछ ले sir. रहे हैं, क्या अभी तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं बच्चों? Yes. Yes, sir. वेरी वेरी गुड। अब देखिए आपके यहाँ सिलेबस में जो है ना वो क्या है, मैं उसको बता रहा हूँ। हम लोगों को क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है पहले नॉन होमोजीनियस, मतलब हमारे सिलेबस में स्पेशली नॉन होमोजीनियस ही है ना। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें नहीं पढ़ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ कौन सी चीज़ आनी है वो उसका विशेष ध्यान रखें। सबको क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, चलिए sir. अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम एक छोटा सा सवाल आपको करके दिखाएंगे क्योंकि समय हम लोग पास कम बचा है, तो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे बच्चों। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। तो ध्यान रखना है, देखिए एक बार पीछे की स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जो सिस्टम जो है सॉल्व किया जा सकता है, अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर ये सॉल्वेबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और अगर मान लीजिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉन सॉल्वेबल है, दुनिया का कोई भी मेथड लगा दीजिए ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है, तो वो हम उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। देखिए जहाँ जो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, चूंकि जब आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तो हमेशा वहां पे नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सोल्यूशन। No solution. और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर मेनी सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन या फिर मेनी सोल्यूशन। आपके यहाँ सिलेबस में इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, केवल कंसिस्टेंट वाला पार्ट है। और जो कंसिस्टेंट में दो होते थे, यूनिक और इनफाइनाइट, तो उसमें केवल यूनिक सोल्यूशन वाला पार्ट आपको पढ़ना है। बात सबको समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट है? बोलो। No, sir. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज टेल। नहीं ना? No, sir. तो देखिए जो सिलेबस में है पहले मैं वही बताऊंगा आपको। तो ध्यान रखना है बच्चों की आपके जो सिलेबस में है वो क्या है। एक तो नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ना है, और वो सिस्टम पढ़ना है जो कंसिस्टेंट हो, और उसमें भी चूंकि दो होते हैं इनफाइनाइट और मेनी, और उसमें भी वो सिस्टम पढ़ना है जो यूनिक सोल्यूशन वाला हो। बाकी आपको हम इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन बता देंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन बता देंगे, लेकिन पहले हम अपने इस पार्ट को प्रिपेयर करेंगे। ये नहीं, ये हमारा टारगेट है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो देखिए बेटा हम एक छोटा सा सवाल आपको कराते हैं, उसी में हम आपको मेथड भी बताते जाएंगे और उसी में हम आपको पूरा फाइनल आंसर बताते जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स सॉल्व, यानी ये सिस्टम आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन दिया गया है x-2y इज इक्वल टू 4। देखिए छोटा सवाल ले रहे हैं दो वेरिएबल का ताकि जल्दी से हो जाए। और दूसरा लिखा है -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -7, ये दो वेरिएबल के हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? Non-homogeneous. Non-homogeneous. वेरी गुड, यानी ये हमारा हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम।
ठीक, यानी हमारी ये वाली बात तो सही हो गई। अब हमको ये कैसे पता चले कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो बच्चों, जब भी कभी आपको कोई सिस्टम दिया जाएगा तो पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब बताइए, मैट्रिक्स फॉर्म लिखना बड़ा आसान है। ये देखो, पहली एक मैट्रिक्स बनाओगे, इसके बगल में एक दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का बनेगा, और तीसरा मैट्रिक्स से D1 और D2 का बन जाएगा। पहले मैट्रिक्स में इसके कोफिशिएंट आएंगे। बताइए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 y का कोफिशिएंट क्या है? -2 इधर दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? -3 यहाँ पे क्या है? 5। यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और -7। अच्छा ये बताओ, सारे बच्चों को मैट्रिक्स फॉर्म लिखना समझ में आ गया है? Yes. Yes और बच्चों, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं ax इज इक्वल टू बी से। किससे कंपेयर करते हैं? ax इक्वल टू बी। जहां पे कोई पूछे कि ए मैट्रिक्स कौन सी है, तो कौन बताएगा? आप बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes sir और बताइए, x x मैट्रिक्स क्या है बेटा? सारे मैट्रिक्स एक्स वाई। और ये जो बी मैट्रिक्स है वो कौन सा है बताओ? और ध्यान रखना, ये जो ए मैट्रिक्स होती है, इसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बोलो भाई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? मैट्रिक्स ए। A matrix form. मैट्रिक्स ए इज नोन एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्स इज नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, एंड बी इज नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ D1 D2 एंड D3। तो देखिए, हमें अभी तो एक ही बात पता चली है ना कि ये तो नॉन होमोजीनियस था। अब ये कैसे पता चले कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? तो बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। बताओ, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? देखो, 1 -2 -3 और 5। बताइए, इसकी वैल्यू बता सकते हैं? तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 -6। बताइए आंसर कितना आ गया? -9 सब बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. और ध्यान Yes रखना sir बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आता है, बताइए यहाँ पे क्या आया? नॉन जीरो आया? बोलो। Yes, sir. तो ऐसे केस में, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पर, यदि वैल्यू हमारी नॉन जीरो आती है, यदि वैल्यू कैसी आती है? नॉन जीरो, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। बताइए, सब लोग याद रखेंगे? Yes, एंड sir. हैव यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। देखो, कंसिस्टेंट का भी पता चल गया, और उसके बाद ये भी यही बताता है कि इसके पास सोल्यूशन भी कैसा होगा? यूनिक होगा। सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes sir बताइए, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि होमोजीनियस है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद क्या करेंगे बताइए? determinant of A डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। वो जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर जीरो नहीं है
तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे बेटा, यूनिक सोल्यूशन होंगे। अब अगर ये यूनिक सोल्यूशन हो जाए तो फिर आपको पूछना चाहिए फिर सर सोल्यूशन निकलेगा कैसे। तो बेटा फिर सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला याद रखो, x निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a इनवर्स b। a इनवर्स b, बताइए x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A. अच्छा, अब कौन बच्चा बताएगा कि ए Yes, इनवर्स, sir. हाँ कौन बच्चा बताएगा कि ए इनवर्स निकालते कैसे थे। ए इनवर्स कैसे निकालते थे बेटा, किसी को याद है? देखो हमारा ये ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये है 1, ये है -2, ये है -3 और ये है 5। कोई बच्चा बताएगा ए इनवर्स कैसे निकालते थे? तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, वो तो आपका -1 आ गया है। इसके बाद आपको मालूम माइनर्स निकालते थे, M11 याद है, Yes, M12, sir. M13, M14, जल्दी से बता दो। अगर तुम्हें इसका माइनर चाहिए तो ये हटा दो और ये हटा दो, तो केवल क्या बचा, 5. बताओ M12 का क्या आएगा, -3. M1, अच्छा M21, इसको इसको 21 बोलिए, 21, 21, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो M21 यहाँ लिख देते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं M21। तो M21 कितना आएगा, -2. वेरी गुड बेटा। और M22 कितना आएगा, 1. 1. बताइए, सारे माइनर आपने निकाल लिए, ये तो माइनर्स हो गए। को फैक्टर्स कैसे निकालोगे, को फैक्टर्स को हम, आपको मालूम है C11 लिख, सॉरी को फैक्टर को A11 लिखते थे, A12 लिखते थे, A21, A22। कैसे निकालेंगे, एनीबॉडी टेल, प्लीज टेल। कल आपको बताया था तरीका हमने, किसी बच्चों को आता है? बेटा आप लोगों को हमने कितनी बार बोला था कि आप इसको रिवाइज करके, 1 1 को ऐड करेंगे इवन। हाँ सर 1 1 को ऐड करेंगे, हाँ इवन आएगा तो वही थिंग, ऑड आएगा तो हाँ, माइनस ये कर जाएगा। बिल्कुल सही। देखो ये वन और वन, ऑड वाले माइनस रहना रहता है। हाँ ये 1 1 क्या है, 2 हो रहा है, और यहाँ 2 2 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो जहाँ पे सफिक्स का सम इवन हो वहाँ पे जो माइनर है वही को फैक्टर हो जाता है, यानी ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, करेक्ट है। यस सर। अच्छा बाकी Yes, में क्या sir. होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इनको इनको जोड़ने से ऑड हो रहा है, तो जो माइनर आया है उसका उल्टा हो जाएगा, जो माइनर आया उसका उल्टा हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को को फैक्टर्स दिख गया बेटा। यस सर। तो उसके बाद फिर बेटा हम लोग मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, जिसको कि हम लोग सी से लिखते थे, और यहाँ पे हम वही को फैक्टर्स लिख देते हैं, A11, A12, A21, A22। तो बताइए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, 3, 2, 1। बताइए छवि, ये सी तक आपको समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद बेटा हम लोग निकालते हैं, देखो इसे दो पार्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं एडीजे ए, तो जो एडीजे ए है उसको बोलते हैं सी ट्रांसपोज। बताइए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, कैसे करेंगे, पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, ठीक है ना। उत्कर्ष सबको समझ में आ रहा है? बेटा इतना आराम से बताया जा रहा है ना कि बहुत नादान बच्चा होगा तो भी समझ लेगा।
तो देखिए एक बार अगर हम रिकॉल करें कि अगर आपको सिस्टम दिया जाता है तो सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, एक्स लिखना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो ऐसे में डिटर्मिनेंट ए निकालना है, अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। फिर छवि ये बताओ कि फिर सोल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। बोलिए। Yes. अब Yes, जो sir. माइनर्स को फैक्टर सब निकाले जा रहे हैं, इनका मेन काम क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो बताइए, अभी हमने आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया है, क्या बताया था बेटा, 1 1 upon upon A determinant equal ए adjoint of A. टू, वेरी गुड। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -1, और ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट कितना आया, 5 2 3 1। अब आप चाहो तो ये कर सकते हो कि मैट्रिक्स में तो ये प्रॉपर्टी मालूम है ना भाई, इसका इसका उत्तर -1 आएगा, तो -1 से चाहो तो यहाँ इंटू कर सकते हो, -5 -2 -3 -1। क्या हमारे सभी बच्चों को जितने पढ़ रहे हैं ए इनवर्स निकालना आपको आया कि नहीं आया बेटा, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए हम क्वेश्चन के आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं, तो बताइए नाउ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फॉर्मूला अभी रेड में हमने लिखा था, x इज इक्वल टू, क्या लिखा था, A inverse. वेरी गुड। A inverse. हाँ, ए इनवर्स कौन बता रहा है, -5 -2 -3 -1। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब कौन पहचानेगा, पिछले स्लाइड पे जाओ, बी कितना है, Sir, D1. 4 -7, The 4 minus 7. 4 -7। आओ जरा दोनों को इंटू करते हैं, तो आपको इंटू करना आना चाहिए। ये मैट्रिक्स है 2/2 की, ये मैट्रिक्स है 2/1 की, इसका कॉलम इसका रो मैच हो रहा है, तो यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2/1 का आएगा। Yes, sir. तो बताइए कैसे करते थे, इसका इसका इंटू करिए, So -20, -6 or -5. -20 और प्लस का 14, इसका इसका करिए तो ये हो जाएगा -3, नहीं -3 चौको 12 हो जाएगा, -12 और प्लस +7. Sir, -12 or +7. हाँ -2, तो यानी उत्तर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, -6 -5. -6 और -5। तो देखिए आपका x इज इक्वल टू आया, x एक्चुअली क्या था, x, y था, और बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, -6, -5। तो बच्चों अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर दें तो हियर वी गेट द सल्यूशन, यानी हमको सल्यूशन मिल जाता है, और वो सल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -5। बताइए सभी बच्चों को क्या ये सॉल्व करना समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है। देखो ये दो एक्चुअली नॉर्मली 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके पेपर में, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे परफेक्शन अचीव करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव द परफेक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट, देन ऑलवेज ट्राई विद द स्मॉल प्रॉब्लम्स, because in the small problems you are able to solve the problem and this will boost your confidence to solving the problem. So that is why this is my honest suggestion to all of you, that by today itself you try at least 5 questions of linear equation of 2 variable in which you get the solution which contains unique solution. बताइए सबको समझ में आ गया है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखिए एक बार ये जो पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बताइए क्या तरीका होता है। पहला तरीका ये होगा कि आपको सिस्टम लिखना पड़ेगा, दूसरा तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, मैट्रिक्स फॉर्म लिखते ए पहचान लो, एक्स पहचान लो, बी पहचान लो। तीसरा काम क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए निकालना, डिटर्मिनेंट ए आपका नॉन जीरो आना चाहिए, और ऐसे में लिख देना कि ये कंसिस्टेंट है और इसके पास यूनिक सोल्यूशन। और नंबर 4 फिर क्या हो जाएगा बेटा,
सोल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? A inverse B. x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ? Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो गया है? अच्छे से क्लियर हो गया है? Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन तो हम होमवर्क दे देते हैं और आप आज यही करिएगा। कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा देखते हैं। एक एक रुके रहना, अभी केवल आप केवल वही वाले करना जो कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन वाले हैं। मैं आपको इसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ताकि उसमें ज़्यादा आपको समस्या ना हो। बस आप 1 मिनट लाइन पे बने रहिए। अच्छा, इसमें छोटे सवाल जो है नहीं दिए गए हैं। चलिए, किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी लिखी हुई है? Yes, sir. Yes, sir. एनसीईआरटी में बताओ शुरू के कितने क्वेश्चन 2x2 वाले हैं बेटा? सर 6 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको वो 6 क्वेश्चन आप तो करिएगा और बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए, 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y - 5 = 0। अब ये -5 को उधर लेके चले जाना और x - y + 3 = 0। समझ गए नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 3 हम दे दे रहे और 6 वो करिएगा आप। 3x + y = 19 और 3x - y = 23। एक और लिख लीजिए आखिरी में, फोर्थ क्वेश्चन है 3x + y = 7 और 5x + 3y = 12। बताओ आप लोग कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. और अगर बेटा इसको कर लेंगे तो समझ लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया है। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड you will get the link for making a quick revision in a short while. Thank you for joining the class. Thank you. You can leave now. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर